वेलकम बैक फ्रेंड्स। KAS प्री क्लासेस फ्री का सेशन हम फिर से लेकर आए हैं। पार्ट 2 है ये। पार्ट फर्स्ट का जो मैराथन सेशन वर्ल्ड ज्योग्राफी पे रहा था वो आपने होपफुली देखा होगा। तो इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें जो टॉपिक रहेंगे वो हैं आपके सामने ये टॉपिक्स फॉर टुडेज़ रिवीजन। तो ये हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अर्थ का इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, देन प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, रॉक्स और उसकी टाइप्स, प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड्स। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो पहला टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो अर्थ की इंटीरियर हम देखें तो इसमें 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये सबको पता होगा। क्या पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं वही हम देखेंगे। ये क्विक रिवीजन सेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट ही बात की जाएगी। तभी तो इतने सारे टॉपिक हम 15-20 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। तो क्रस्ट के बारे में अगर हम देखें तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट इज़ आउटरमोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर, ठीक है। 8 से 40 किलोमीटर थिक है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये ऊपर वाली लेयर जो आप क्रस्ट देख रहे हो ये क्रस्ट, ये जो पिंक कलर है ये क्रस्ट है। तो आप अपर मोस्ट लेयर है ये। इसको अगर हम बात करें इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स, दैट इज सियाल एंड सीमा। और सियाल की फुल फॉर्म क्या है? सियाल में सिलिकेट एंड एल्युमिनियम एंड सीमा सिलिकेट एंड मैग्नीशियम। तो ये दोनों लेयर्स जो है ये क्रस्ट की लेयर्स है। जो सियाल है वो लाइटर होती है और सीमा जो है डेंसर एंड हैवी लेयर होती है। ओके इसके बाद हम बात करें क्रस्ट के अंदर जो मेजर एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। दिस इज़ द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे मेजर एलिमेंट जो है वो क्रस्ट के अंदर कौन सा है? दैट इज़ ऑक्सीजन। ओके बट अगर मेटल का पूछा जाए, ओवरऑल एलिमेंट का पूछा जाए ऑक्सीजन, बट मेटल का पूछा जाए तो एल्युमिनियम। जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेटल पाया जाता है वो है एल्युमिनियम। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें कंटिन्यूटी की। तो कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी ही मीन्स एक सेपरेशन लाइन होती है जो क्रस्ट की जो 2 सब लेयर्स हैं यानी सियाल और सीमा इसको सेपरेट करती है। तो इस लाइन को कहते हैं कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी। अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो डिसकंटिन्यूटी में सेपरेटली आपको एक स्क्रीन बताऊंगा, उस पर सारी डिसकंटिन्यूटी यानी जो सेपरेशन लाइंस हैं वो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो आगे चलते हैं मेंटल के ऊपर। क्रस्ट में क्या हमने देखा? सियाल एंड सीमा, और उसके बाद जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और मेटल सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, और जो सेपरेशन लाइन है उसको कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आगे चलते हैं हम मेंटल के ऊपर। तो मेंटल जो मिडल लेयर है अंडर द क्रस्ट के नीचे जो मिडल लेयर है ये अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर है। इसको 2890 भी कहा जाता है या 2900 भी। और इसकी जब हम बात करें 84% अर्थ की वॉल्यूम कवर कर रही है और 67% अर्थ का मास ये कवर कर रहा है। इंटरली हम बात करें तो जो मोहरविक डिसकंटिन्यूटी है ये सेपरेशन लाइन है बिटवीन क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो सेपरेशन लाइन है उसको मोहरविक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। आगे एक और डिसकंटिन्यूटी है जिसको पैटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में होती है। जो मेंटल है ये डिवाइड होता है अपर एंड लोअर में। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस मेंटल इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर मेंटल। और ये जो अपर और लोअर के बीच में सेपरेशन लाइन है दिस इज कॉल्ड एज रेपैटी डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और अपर डिसकंटिन्यूटी का जो अपर वाला पार्ट है यानी जस्ट बिलो द क्रस्ट इसको एस्थीनोस्फेयर कहते हैं। यहाँ से वॉल्केनो, मोस्टली जो वॉल्केनो है एस्थीनोस्फेयर से ही इरप्ट होते हैं, निकलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं तो मेंटल में हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है कि ट्रांजिशनल जोन, एक ट्रांजिशन जोन भी होती है जो अपर और लोअर मेंटल के बीच में जो 300 किलोमीटर की थिकनेस में है। इसके बाद गोटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है? इट इज़ अ सेपरेशन लाइन बिटवीन मेंटल एंड कोर। मेंटल एंड कोर के बीच में जो सेपरेशन लाइन है उसको गोटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब कोर पे आ जाते हैं। तो कोर इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो 2900 किलोमीटर के बिहाइंड है, 2900 किलोमीटर के अंदर का जो पार्ट है उसको कोर कहते हैं। कोर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोर इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर कोर
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अपर कोर है दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, जिसमें मोल्टन जो मटेरियल होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। और इसके बाद बात करें इसकी कंपोजिशन की, इट इज़ मेड अप ऑफ नाइफ। तो नाइफ मीन्स इसमें आयरन और निकल जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कॉल्ड नाइफ। Fe मीन्स आयरन और Ni मीन्स निकल। ओके, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ की लेयर वो है कोर। और लेमैन डिसकंटिन्यूटी एक सेपरेशन लाइन है बिटवीन अपर एंड लोअर कोर। कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर एंड लोअर। तो ये आप देख सकते हो कोर, हेयर इज अपर को मीन्स आउटर कोर भी कह सकते हो, आउटर कोर एंड लोअर कोर। इसके बीच में सेपरेशन लाइन है, दिस इज कॉल्ड लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ओके, और अपर जो कोर है वो लिक्विड इन फॉर्म है और जो इनर कोर है वो सॉलिड इन फॉर्म है। तो ये स्ट्रक्चर भी आप इंटीरियर ऑफ अर्थ का देख सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, लेकिन डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट इसमें ज़्यादा है, इसीलिए डिसकंटिन्यूटी पे सेपरेट जो है स्क्रीन मैंने लाई है एक स्लाइड, तो वो आपको बता देता हूँ। तो ये स्लाइड आप देख सकते हो, इसमें सारी डिसकंटिन्यूटीज़ मेंशन की गई हैं। सबसे पहले आ जाती है ये आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ है, ठीक है। ओके, ये जो ऊपर सपोज क्रस्ट है, तो क्रस्ट के बीच में भी दो लेयर्स हैं, सियाल एंड सीमा, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटल, तो मेंटल के बीच में भी दो लेयर हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। फिर आता है कोर, तो कोर के बीच में दो लेयर्स हैं, अपर कोर एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। तो डिसकंटिन्यूटीज़ क्या है, सेपरेशन लाइंस। तो सबसे पहले आती है कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, जो क्रस्ट के जो है, क्रस्ट के अपर और लोअर क्रस्ट जो है, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में, ठीक है, बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। ये होगी आपकी क्रस्ट के बीच में ही जो ट्रांजिशन जोन है। उसके बाद है मोहो या मोहोरिविक डिसकंटिन्यूटी, जो सेपरेट करती है क्रस्ट फ्रॉम मेंटल, यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो कंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी, दैट इज़ कॉल्ड एज मोहोरिविक। अब बात आती है रेपैटी, तो रेपैटी जो मेंटल के बीच में है, यानी मेंटल के जो अपर एंड लोअर मेंटल है उसके बीच में, अपर एंड लोअर मेंटल को सेपरेट करती है, दिस इज रेपैटी डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद बात करते हैं गोटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, दिस इज अ सेपरेशन लाइन बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर, यानी कोर और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज गोटनबर्ग। अब बात आती है लेमैन डिसकंटिन्यूटी, इट इज़ द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन इनर एंड आउटर कोर। कोर का जो दो पार्ट है, इनर और आउटर कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, दैट इज़ कॉल्ड लेमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये पांचों डिसकंटिन्यूटी इस टॉपिक से आपको याद रखनी है, तो एक बार अच्छे से इसको देख लो और याद कर लो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ब्रीफली मैं आइडिया दे देता हूँ। ये जो थ्योरी है ये दी थी एल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में ये दी थी थ्योरी। और इसके थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या कहा जाता है कि 280 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम देखें, एक लैंड मास था जिसने एक सुपर कंटिनेंट बनाया था। पहले एक बहुत बड़ा एक ही कंटिनेंट था, एक सुपर कंटिनेंट, और उसका नाम रखा गया था पेंजिया, ठीक है। एक सुपर लैंड मास था, एक सुपर कंटिनेंट, जिसको पेंजिया कहते थे। और ये जो पेंजिया है, इसके बाद हम बात करें एक इंटायर वाटर बॉडी, बाकी इर्द गिर्द सारा वाटर था, और उसको पेंथलासा कहते थे उस इंटायर वाटर बॉडी को, ठीक है। सपोज ये एक बड़ा सा सुपर कंटिनेंट था, इसको पेंजिया माना गया, और इसके इर्द गिर्द जितना भी वाटर बॉडीज़ हैं उसको पेंथलासा कहते थे। इसके बाद हम बात करें लेटर क्या हुआ बाद में, पेंजिया जो था, ये सुपर कंटिनेंट पेंजिया स्प्लिट हुआ टू लैंड मासेस में, एक लोरेशिया जो नॉर्थन एरिया नॉर्थ साइड में, और दूसरा गोंडवाना लैंड मास जो साउथ साइड पे बना। तो ये दो बड़े लैंड मासेस बने। इसके साथ ये जो लैंड मासेस थे इसके बीच में सपोज एक बड़ा पेंजिया था, वो टूटा दो बड़े लैंड मासेस में, नॉर्थ की तरफ लोरेशिया एंड साउथ की तरफ गोंडवाना लैंड मास, और बीच में से एक सी गुजरा और दैट सी इज कॉल्ड एज तेथियास। तो तेथियस, तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। तो फिर कहा गया कि इसके बाद फर्दर डिविजन्स होती गई इन कंटिनेंट्स की, ये दो बने, इसके बाद फर्दर टूटते गए, और आज के प्रेजेंटली हम देख सकते हैं 7 कंटिनेंट्स बन गए। आगे हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, ब्रीफली यहाँ पर बताया गया है। प्लेट टेक्टोनिक की बात करें, आपको पता है बहुत सारी मेजर प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं, 9 आई थिंक, और बहुत सारे माइनर प्लेट्स हैं, उनके नाम भी मैं मेंशन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो नीचे ज़मीन के नीचे हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। तो अगर हम बात करें
जो कंटिनेंटल प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं 2 सेंटीमीटर पर ईयर, और जो ओशनिक प्लेट्स हैं मूव करती हैं 5 सेंटीमीटर पर ईयर। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज की बात करें तो 3 तरह की होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड। प्लेट्स जो हैं 3 तरह की इनकी बाउंड्रीज होती है। सपोज कन्वर्जेंट होता है मिलता कम, एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो ये कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। और डाइवर्जेंट होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट मूव करती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, कन्वर्जेंट मीन्स मिलती हैं, ठीक है, कम कम कन्वर्जेंट से कम आती हैं एक दूसरे की तरफ, और डाइवर्ज मीन्स डाइवर्ट हो जाती है, एक दूसरे से दूर चले जाती हैं। और ट्रांसफर मीन्स साइड वाइज, यानी साइड वाइज ये चलती हैं, एक दूसरे के ना ही अपोजिट ना एक दूसरे के तरफ ये मूव करती हैं। तो ये आपने तीनों टाइप्स इसकी याद रखनी है प्लेट बाउंड्रीज की, ओके। और एक पॉइंट और है, दीज प्लेट्स हैव थिकनेस ऑफ 100 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर की थिकनेस होती है इन प्लेट्स की, और ये फ्लॉट करते हैं, ये पॉइंट बता चुका हूँ। एस्थीनोस्फेयर जो मेंटल के ऊपर एरिया है वहाँ पर जनरली जो है एस्थीनोस्फेयर एरिया में ही फ्लॉट करती है प्लेट्स। इसके बाद हम अर्थक्वेक पे आ जाते हैं। तो अर्थक्वेक की हम बात करें, अर्थक्वेक जो है मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक ओरिजिनेट एट द डेप्थ ऑफ 50 to 100 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके बाद एपीसेंटर क्या है, फोकस क्या है, आपको पता ही होगा। एपीसेंटर वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक सरफेस पे निकलता है। सपोज यहाँ से अर्थक्वेक निकला ज़मीन के नीचे से, और यहाँ से जहाँ से ये फैल गया, दिस पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड एपीसेंटर, ठीक है। और जहाँ से अर्थ के अंदर से ये शुरू हुआ है, अर्थक्वेक निकला है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड फोकस। तो फोकस और एपिसेंटर आपको मालूम होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। सिस्मोग्राफ कहते हैं जो वेव्स ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करे, और मैग्नीट्यूड को जो मेजर करता है उसको कहते हैं रिश्टर स्केल से मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ से वेव्स मेजर की जाती हैं, और अगर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की बात करें दैट इज मेजर बाय मर्सली स्केल। तो ये तीनों पॉइंट आपने याद रखना है, सिस्मोग्राफ, रिश्टर स्केल एंड मर्सली स्केल। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को कहते हैं सिस्मोलॉजी। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेव्स की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव। पी मीन्स प्राइमरी वेव्स जिसको कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, एस मीन्स सेकेंडरी वेव जिसको शेयर वेव भी कहते हैं, और एल मीन्स लॉन्ग और सरफेस वेव्स। तो इसमें डिफरेंस मेजर आपको क्या याद रखना है, तो मैं आपको बता दूं। इसमें जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो है यहाँ पर कि जो प्राइमरी वेव्स हैं ये ट्रांसमिट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और ये फास्टेस्ट होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में पी वेव्स ट्रांसमिट कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। बट एस वेव जो है ट्रैवल थ्रू ओनली सॉलिड। तो दिस इज़ द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि जो एस वेव्स हैं यानी सेकेंडरी वेव्स हैं ये सिर्फ सॉलिड से ही ट्रैवल कर सकते हैं, इसीलिए ये कोर रीजन में ट्रैवल नहीं कर सकती, कैन नॉट पास थ्रू द कोर। क्योंकि कोर का जो अपर पार्ट है आपको बताया था, कोर का सॉरी जो इंटरनल पार्ट है कोर का वो दैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म। और एल वेव की बात करें, लॉन्ग वेव और सरफेस वेव भी इनको कहते हैं। ये जो वेव्स हैं ट्रैवल ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो वेव्स अर्थक्वेक की ट्रैवल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग वेव्स। और यही वो वेव्स हैं जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन जो है काज करती हैं, और ये ट्रैवल करती हैं स्लोएस्ट। एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है कि 81% ऑफ अर्थक्वेक जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है रिंग ऑफ फायर जो रीजन है वहाँ पर। ये जो रिंग ऑफ फायर रीजन है ये अलोंग द पैसिफिक ओशन पाया जाता है, और यहाँ पर 452 वल्कनोज भी प्रेजेंट। दिस इज अबाउट द अर्थक्वेक, अ लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट द अर्थक्वेक। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा वल्कनोज पे देख लेते हैं। सो दिस इज अबाउट द वल्कनोज। वल्कनोज क्या है, एरप्शन ऑफ मैग्मा लावा। मैग्मा लावा आपको पता ही है, जो मोल्टन मटेरियल होता है अर्थ के अंदर उसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये सरफेस पे आया था इसको लावा कहते हैं, ठीक है। और वल्कनो जो है यूजली कम फ्रॉम एस्थीनोस्फेयर, जो मेंटल के ऊपर एरिया होता है इसको एस्थीनोस्फेयर कहते हैं। यहीं इसी एरिया से जनरली जो है वल्कनोज निकलते हैं। और अ वीकर जोन इन द अपर मेंटल, एस्थीनोस्फेयर एक वीकर जोन है अपर मेंटल के अंदर जहाँ से वल्कनोज निकलते हैं, ठीक है। वेंट और क्रेटर दो टर्म्स यूज होती हैं। वेंट किसको कहते हैं, सेंट्रल पैसेज थ्रू विच द मैग्मा पासिस। सपोज ये जगह है जहाँ से मैग्मा निकलता है, ये जो रास्ता है यहाँ से ऊपर ज़मीन पर फैल गया, दिस पैसेज दिस वे जहाँ से निकलता है, दिस पैसेज इज कॉल्ड वेंट। और क्रिएटर क्या है, द सेंट्रल डिप्रेशन अबोव द वेंट
जो सेंट्रल डिप्रेशन है जहाँ से निकल के ज़मीन पर आ जाता है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज क्रेटर। ओके, तो इवेंट एंड क्रेटर टर्म्स यूज़ होती हैं वल्कनोज में, ये भी आपने याद रखनी है। इसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन की, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। जो मेजर क्लासिफिकेशन है उसमें दो टाइपें बताएंगी है, एक्टिव वल्केनो और डॉर्मेंट वल्केनो। एक्टिव वल्केनो उसको कहा जाता है जो कम से कम एक बार इरप्ट हुआ हो पिछले 10,000 सालों में, ठीक है, 10,000 सालों में एक बार कम से कम वल्केनो निकला हो, उसको एक्टिव वल्केनो कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आपको एग्जांपल पूछी जा सकती है। मोन किलाउ मोस्ट एक्टिव जो है एक्टिव वल्केनो है। इसके बाद मोना लुआ इन हुआई, स्ट्रोम्बी जो मेडिटेरेनियन एरिया में पाया जाता है, ये भी एक्टिव वल्केनो है। इटना और फिजियामा जो जापान में है। इसके बाद बैरल आइलैंड, ये रिसेंटली एफए के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इंडिया में कौन सा एक्टिव वल्केनो है, दैट इज़ बैरन आइलैंड वल्केनो, जो अंडमान में पाया जाता है इंडिया के अंदर। ओके, डॉर्मेंट वल्केनोज की बात करें, विच आर क्विसेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बिल्कुल ठंडे पड़ गए, अब काफ़ी अर्सा हो गया ये यहाँ वल्केनोज नहीं निकलते, इनको डॉर्मेंट वल्केनोज कहते हैं। बट इन विच देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इरप्शन, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि कभी न कभी ये इरप्ट होंगे। तो इसकी एग्जांपल है मोना क्यू इन हवाई। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट द वल्केनोज। आगे चलते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रॉक्स। रॉक्स पे हम देख लेते हैं, रॉक्स की टाइप्स पे सीधा आते हैं पॉइंट वाइज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज़ इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रॉक्स की 3 टाइप्स हैं, आपको मालूम होगी। इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इग्नस रॉक है ये प्राइमरी बेसिक रॉक्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। ये जो लावा निकलता है मोल्टन मैग्मा, इसकी सोलिडिफिकेशन, यानी ये जब सॉलिड हो जाता है लैंड पे आकर, तो ये जो रॉक बनाता है इसको इग्नस रॉक कहते हैं। इग्नस रॉक्स आर मोस्ट अबंडेंट रॉक्स ऑफ द 3 टाइप्स। 95% जो है इग्नस रॉक्स ही हैं, सबसे ज़्यादा रॉक ही पाए जाते हैं पूरी अर्थ में। डू नॉट अकर इन लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था, 2 साल पहले का जो एग्ज़ाम लगभग 18 में हुआ था कि इसका, उसमें पूछा गया था कि ये इग्नस रॉक जो है ये डू नॉट अकर इन लेयर्स, लेयर्स में अकर नहीं होते, नॉन स्ट्रेटा होते हैं, नॉन स्ट्रेटा, स्ट्रेटा कहते हैं लेयर्स को, नॉन स्ट्रेटा रॉक्स होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन इन फॉर्म मेजरली। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें, वी कैन क्लासीफाई द इग्नस रॉक्स इनटू on the basis of occurrence into 2 types, intrusive igneous rock and extrusive igneous rock। इंट्रूसिव इग्नस रॉक की एग्जांपल पूछी जाती है और इस तरह से दूसरे की भी एग्जांपल। उससे अलावा मैं आपको बता दूं, इंट्रूसिव होता है जो अर्थ के अंदर ही रॉक बन जाते हैं। आपको थोड़ा सा बताते हैं इंट्रूसिव क्या होता है। सपोज ये अर्थ है, ये लावा, यहाँ से वोल्केनो निकलता है, मोल्टन जो मटेरियल है, कुछ मोल्टन मटेरियल है अपर मेंटल या क्रस्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर वाली जगह पे कूल डाउन होके सेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो रॉक्स बनते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नस रॉक। और जो सरफेस पे आके कूल डाउन होने के बाद, सोलिडिफाई होने के बाद रॉक बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रूसिव, यानी जो अंदर ही रॉक बन गए इंट्रूसिव, और जो बाहर आकर बने वो एक्सट्रूसिव। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ दूसरी पॉइंट एग्जांपल है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव की, वो है ग्रेनाइट इंट्रूसिव की, बेसोलिथ, लेकोलिथ, सिल्स, टाइक्स। तो ये एग्जांपल्स है इग्नस रॉक की ही हैं, लेकिन इग्नस रॉक में कौन सी टाइप की, इंट्रूसिव, और एक्सट्रूसिव की हैं बेसाल्ट, एंडीसाइड, ऑब्सिडियन एक्सेट्रा। सो एग्जांपल आपको याद रखनी है कौन कौन से रॉक जो है वो इग्नस हैं और कौन से सेडिमेंट्री हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, फॉर्म्ड बाय द सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, तो जो रिवर्स वगैरह से जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं उनसे ये रॉक बनते हैं सेडिमेंट्री। और लिथिफिकेशन क्या चीज़ है, लिथिफिकेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो ये आपने वर्ड याद रखना है, लिथिफिकेशन इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, सेडिमेंट्री रॉक जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर्ड में होते हैं, दे हैव लेयर्स। और दूसरा पॉइंट है कंटेन फॉसिल्स, तो जो लेयर रॉक्स होते हैं उनमें फॉसिल भी पाए जाते हैं, प्लांट्स एनिमल्स के फॉसिल। ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया एग्जाम में कि फॉसिल्स कौन से रॉक में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट कंप्राइज ऑफ 5% ऑफ ओनली अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का जो 5% सिर्फ एरिया कवर कर रहा है सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन बट कवर अबाउट 75% ऑफ टोटल लैंड एरिया। जो सरफेस की बात करें हम, टोटल लैंड एरिया जो 75% जो है लैंड एरिया कवर कर रहा है। देखो आपको हो गए 95% इग्नस रॉक है, 5% सेडिमेंट्री था, तो ये 75% कैसे आ गए। तो ये सरफेस की बात करें, क्योंकि जो
अपने इग्नस रॉक हैं वो उसमें कुछ इंटेंसिव रॉक भी होते हैं जो अंदर ही ज़मीन के अंदर ही रॉक बन जाते हैं। तो सरफेस की अगर हम बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, सरफेस पे। तो एग्जांपल ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल याद रखना। कोल, शेल, सैंडस्टोन, लाइम, सिल्टस्टोन, पीट, चॉक, लिग्नाइट, लाइमस्टोन, जिप्सम, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, सेडिमेंट्री रॉक। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो 3 पॉइंट जैसे स्ट्रेटिफाइड होते हैं, कंटेन फॉसिल्स और एग्जाम्पल्स। तो ये 3 पॉइंट सेडिमेंट्री रॉक के इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। और मेटामॉर्फिक रॉक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रॉक। ये एक्चुअली जो बेसिक रॉक नहीं है, बेसिक तो इग्नस हैं, उसी से दोनों बनते हैं। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है मॉडिफिकेशंस ऑफ इग्नस सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं। दे आर फाउंड फ्रॉम इग्नस सेडिमेंट्री रॉक बाय मॉडिफिकेशंस। तो जैसे कि एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, जो स्लेट है ये शेल या मड स्टोन से बनता है, ठीक है। ये एग्जांपल इस तरह से आपको याद रखनी है। क्वार्टजाइट सैंडस्टोन से बनता है, गिनस जो है ग्रेनाइट से बनता है, मार्बल लाइमस्टोन और डोलमाइट से बनता है। चीज़ जो है वो शेल से बनता है। और ग्रेफाइट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम कोल। तो एग्जांपल आपको ऐसे याद रखने हैं, विद मेड फ्रॉम। तो कहाँ से बनते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरह से करके आपको एग्जांपलें याद रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। तो काफ़ी लंबा हो रहा है लेक्चर, तो चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। प्रेशर बेल्ट की अगर हम बात करें तो देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट। 7 प्रेशर बेल्ट, तो डायग्राम में आप देख सकते हो 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं यहाँ पर। एक आ गई यहाँ पर ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और 2 आ जाती हैं दोनों तरफ, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और नॉर्थ साइड में, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट साउथ साइड में। इस तरह से पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है नॉर्थ और साउथ दोनों साइड पे आती है। देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ में आती है, ठीक है। तो इस तरह से कितनी होगी यहाँ पर 7 जो है प्रेशर बेल्ट्स होगी। आपको एक बार थोड़ी सी स्क्रीन बता देता हूँ अलग से। सो दीज आर 7 प्रेशर बेल्ट्स। एक तो आ गई ये इक्वेटोरियल बेल्ट, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दो आ गई हमारी यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में। 2 आ गई हमारी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ। फिर आती हैं 2 हमारी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ और साउथ। तो 6 आ गई हमारी ये, और एक जो है वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। तो इस तरह से 7 यहाँ पर प्रेशर बेल्ट्स हैं, तो आपको ये याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी द प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो एरिया है ये कवर करती है। तो ये पहला पॉइंट आपको मैं याद करवा दूँ यहाँ से सीधा कि इसके जो एरियाज़ हैं वो क्या है। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो पहली बेल्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ भी जा रही है इक्वेटर से, और 5 डिग्री साउथ की तरफ भी जा रही है। तो ये है आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसके बाद करें दूसरी जो हमारी आती है वो है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये 30 से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से लेकर 35 डिग्री साउथ की तरफ ये प्रेजेंट रहती है ये बेल्ट। इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और जो नेक्स्ट है हमारी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तो ये हमारी 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ दोनों तरफ ये पाई जाती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और लास्ट हमारी है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ पोल्स पे प्रेजेंट रहती है। तो पहला पॉइंट इसका आपको याद रखना है वो है डिग्री। तो डिग्री आपको होपफुली याद होगी कि इक्वेटोरियल कहाँ से कहाँ तक है, 5 नॉर्थ 5 साउथ, सब ट्रॉपिकल 30 से 35 नॉर्थ साउथ, और सब पोलर जो है वो 60 से 65 नॉर्थ साउथ दोनों तरफ, और पोलर 90 डिग्री दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ में। और दूसरा पॉइंट आपको याद है प्रेशर। तो प्रेशर में आपको इस तरह से याद कर लो आप, लो हाई लो हाई, ठीक है। इस तरह से लो हाई दोनों तरफ, एक तरफ का आप याद रख लो वही दोनों तरफ लगेगा, यानी लो देन हाई फिर लो फिर देन हाई। तो इस तरह से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट है, और सब पोलर है वो लो प्रेशर बेल्ट, और पोलर जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट। तो लो हाई तो इस तरह से आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल की। इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में पाई जाती है, और इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये डोल्ड्रम और बेल्ट ऑफ कॉम भी कहते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर का बेल्ट इज कॉल्ड एज डोल्ड्रम्स और बेल्ट ऑफ कॉम।
और विंड जो है इस बेल्ट में वो जो है विंड की जो स्पीड है वो बहुत लो होती है। ट्रिमेंडस हीट, विंड की स्पीड लो है लेकिन हीट प्रेशर हाई है, बट द हीट इज़ आल्सो हाई, टेम्परेचर इज़ आल्सो हाई। ठीक है, प्रेशर लो है बट टेम्परेचर इज़ हाई। विंड जो होंगी वो वार्म होंगी, वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग द लो प्रेशर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में वेरी हाई रहेगी एंड हैंस द एयर मास जो थ्रोन आउट बाहर की तरफ थ्रो होंगे। आपको पता है जहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाई है तो डेफिनेटली जो विंड्स हैं वो बाहर की तरफ ही मूव करेंगे। दो तरह के फोर्स होती हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्सेज होती हैं विंड को बाहर की तरफ धकेलती हैं। जैसे आप एक लोकल एग्जांपल ले लो, अपनी वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है उसमें कौन सी विंड होती है, सेंट्रीफ्यूगल, जो पानी को बाहर की तरफ फेंकती है कपड़ों से निकाल के। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर बाहर की तरफ विंड को मूव करवाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसको जो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाई जाती है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इसकी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आप देख सकते हो। प्रेशर आल्दो हाई, ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहला जो था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, उसमें प्रेशर लो था लेकिन टेम्परेचर हाई था, ठीक है, वो बात सही थी। लेकिन यहाँ पर प्रेशर भी हाई है और टेम्परेचर भी हाई है, बिकॉज हेयर द प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, और विंड जो है वो एज द winds from the doldrum belt rises up and accumulate here, and also winds from the subpolar low pressure belt accumulate here। दोनों तरफ से विंड जो है यहीं पर आकर ठहरती हैं। तो मैं आपको विंड्स का जो डायरेक्शन है वो बता दूं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से जो विंड्स हैं ये भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती हैं, और सब पोलर जो लो प्रेशर बेल्ट है वहाँ से भी विंड इसी एरिया में मूव करती हैं। ठीक है, तो ये विंड की मूवमेंट आप देख सकते हो इस तरह से होती है दोनों तरफ। विंड की मूवमेंट भी पूछी जा सकती है, तो विंड की मूवमेंट भी आपने याद रखनी है कि किस डायरेक्शन में कौन सी रीजन से बेल्ट से किस तरफ विंड्स मूव करती हैं। तो ये था हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो प्रेशर का आपको मैंने सिंपली बता दिया, लो एंड हाई। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब पोलर जो है वो लो प्रेशर बेल्ट है और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। प्रेशर हो गया, डिग्री होगी, तो ये ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको इस तरह से याद रखने हैं। ओके, इसके बाद अगर हम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो आगे चलते हैं। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो 66-65 नॉर्थ और साउथ में पाई जाती है, और इसमें जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है कैरोलस फोर्स जो है प्रोड्यूस होती है यहाँ पर बाई रोटेशन ऑफ अर्थ। तो कैरोलस फोर्स जो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एसेंट ऑफ एयर एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज, और जो पोलर ईस्टर्लीज है इसकी वजह से कन्वर्जेंस होती है एयर्स की। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल्स पे यानी पाई जाती है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। एयर फ्रॉम द सब पोलर बेल्ट मूव टुवर्ड्स द पोल। ये जो सब पोलर बेल्ट है यहाँ से एयर जो है मूव करती है टुवर्ड्स द पोल। ओके, this cold and heavy air on the reaching pole subside the creating a high pressure। the high pressure जो होता है पोलर रीजन में इसी वजह से होता है, जो विंड्स जो है वो कोल्ड विंड्स मूव करती हैं सब पोलर रीजन से किसकी तरफ, पोलर रीजन की तरफ। तो विंड की मूवमेंट भी यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है होपफुली। देखो विंड जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की जो विंड्स हैं यहाँ से किस तरफ मूव करेंगी, नॉर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दोनों तरफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ मूव करेंगे इस तरह से। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर सब पोलर की, तो सब पोलर यहाँ से इधर मूव करेंगे पोलर रीजन में। तो विंड्स की मूवमेंट भी आप इस पर एक बार इस पे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी विंड की मूवमेंट। इसके बाद आ जाती है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, विंड्स। तो विंड्स जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। विंड्स जो है, विंड्स आप देख सकते हो, रेगुलर विंड्स, पीरियाडिक विंड्स, वेरिएबल विंड्स, इसके बाद ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। तो ये ज़्यादा लंबा हो गया है, वीडियो लंबी हो गई, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। सिर्फ एक और लेक्चर रहेगा, लास्ट लेक्चर ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी। 3 ही वीडियोस में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्विक रिवीजन जो है वो कवर कर रहे हैं। वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।